Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 14th of the November 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज का जो आर्टिकल है एडिटोरियल इन्हांसिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर ए जस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। तो अगर देखा जाए तो ये जो है जीएस पेपर सेकंड के पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक है। और देखा जाए तो ये एक्चुअल में 2024 में इलेक्शन आ रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं इस समय एक्टिव हो गई हैं। तो ये जो है वरुण गांधी ने लिखा है जो स्वयं एक एमपी हैं भाजपा के। और ये जो है एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में चीज़ें डिस्कस करें। जो डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन के फ़ायदे क्या हैं, घाटे क्या हैं। जो कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनको फ़ायदा होता है, कुछ को घाटा होता है। स्पेशली तमिलनाडु केरल का ये मानना है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव घट रहे हैं। ये फ्रीज भी कर दिया गया था 1976 में, 1976 में। उसके बाद ये 2002 में फिर से फ्रीज किया गया और फाइनली 2026 तक ये फ्रिज है। तो अगर देखा जाए तो इस आर्टिकल में तो जो प्रेजेंट टाइम है भारत में एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये एक्चुअल में एक एमपी करीब करीब 25 लाख 2.5 मिलियन सिटीजन को रिप्रेजेंट करता है, 25 लाख को। जबकि यूनाइटेड स्टेट में करीब करीब 7 लाख को जो है एक एमपी रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान में 6 लाख और बांग्लादेश में 5 लाख सिटीजन को रिप्रेजेंट करता है। यानी देखा जाए तो ये भारत में और विदेश के अन्य देशों में थोड़ा सा इसका प्रोपोर्शन अलग तरीके से हमें दिखता है। पूरे भारत में देखा जाए तो 4126 4126 एमएलए हैं, 543 लोकसभा सांसद एमपी हैं और 245 राज्यसभा सांसद एमपी हैं। अगर देखा जाए तो जो भारत में जो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि जनता के वेलफेयर के लिए काम करें। लेकिन भारत की जो सिचुएशन दिखती है कि हमारे पास जैसे देखा जाए तो ब्रिटेन, चीन, नेपाल ये छोटे देश हैं भारत से, लेकिन इनके पास फिर भी जो है 543 करीब करीब 600 उनके पास सांसद हैं। चाइना के पास तो करीब करीब 2800 सांसद हैं। तो भारत की सिचुएशन देखा जाए तो भारत में एक रिप्रेजेंटेशन ये रिप्रेजेंट करता है जो डेमोक्रेटिक सेटअप है कि ये एक डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस जो हमने डेमोक्रेटिक सेटअप को अडॉप्ट किया है ये लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंडेंट है। तो लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे देखा जाए तो जो हमारी पॉलिटी कहती है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये लिमिटेड गवर्नमेंट के मॉडल को भी प्रेफरेंस देता है। भारत का देखा जाए तो भारत में जो ग्रास रूट लेवल पर जो पॉलिटिशियन हैं, अगर इसको देखा जाए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, काउंसिल से या जो पंचायत के लेवल पर, भारत में करीब करीब देखा गया है 50 से 100 जो है वार्ड होते हैं जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, चाहे ये म्यूनिसिपल काउंसिल होते हैं। और लगभग जो है पूरे भारत में 2,38,000 पंचायतें हैं, 2,38,000 जो है पंचायतें हैं। ऐसा जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का डाटा कहता है। अगर देखा जाए तो 5 से 30 मेंबर एवरेज रूप से हमको हर स्टेट में दिखते हैं। किसी किसी राज्य में जो है पंचायत के या म्यूनिसिपल काउंसिल के, म्यूनिसपैलिटीज़ के 5 मेंबर हैं वार्ड में, या कहीं कहीं जो है 30 तक भी मिल जाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है क्लियर डेफिसिट देखने को मिलता है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि ये जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से, और जो है इसकी जो लॉ मेकिंग प्रक्रिया है वो भी अलग है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को इसमें अथॉरिटी दी गई है। अब पॉलिटिकल सिस्टम की देखा जाए तो यहाँ पर जो है आर्टिकल में डिस्कस किया गया है माल अपॉर्चनमेंट। एक जो है यहाँ पर माल अपॉर्चनमेंट की सिचुएशन है। इसका मतलब क्या है कि जो लेजिस्लेटिव वेटेज दिए गए हैं डिफरेंट स्टेट को या डिफरेंट सिटीजन के अकॉर्डिंग वो स्क्यूड है। स्क्यूड का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि सिलेक्टेड स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनके पास जनसंख्या ज़्यादा है तो इनके पास रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा हैं, जबकि जिन राज्यों के पास जनसंख्या कम है उनके रिप्रेजेंटेटिव कम है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहाँ राज्यसभा जो होती है वो जो उसको हम वो सीनेट बोलते हैं, वहाँ सीनेट में हर राज्य से 2 मेंबर होते हैं। इन राज्य बड़ा हो चाहे छोटा हो, जैसे उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, उसी तरह वहाँ पर कैलिफोर्निया है जनसंख्या के हिसाब से बड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ पर भी 2 ही मेंबर चुने जाते हैं। जबकि भारत के उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। इस तरीके से क्या दिखता है कि ये एक सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और डिसप्रपोर्शनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर भारत में देखा जाए तो भारत जो है डिसप्रपोर्शनेट को जो है एक इनकरेज भी कर रहा है। और इसके लिए अगर देखा जाए जो ये भारतीय सिस्टम है ये कहाँ अपनाया जाना चाहिए। भारत में एक्चुअली में देखा जाए तो हर राज्य में डिफरेंट जो है जगहों पर बहुत सारी पार्टियां हैं। एक राज्य में और दूसरे राज्य में वो पार्टियां का अस्तित्व नहीं है। यानी जो अमेरिका है या ब्रिटेन है वहाँ पर बाई पार्टी
पॉलिटिकल सिस्टम चलता है। दो ही पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं, किसी को आप वोट देंगे उसका इफेक्ट पूरे देश में पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी अलग है तो मध्य प्रदेश में कोई और है, दिल्ली में कोई और है, जम्मू कश्मीर में कोई और है, गुजरात में कोई और है, महाराष्ट्र में कोई है, तमिलनाडु में कोई और है। तो अगर देखा जाए तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रीजनल पार्टियाँ इफेक्टिव हैं। तो ये जो है जो हेट्रोजीनियस पॉलिटिकल सिस्टम को हमारे पूरे देश में देखने को मिलता है। होमोजेनिटी नहीं मिलती है, ठीक, माल एप्रोपोर्शनेटमेंट हो जाता है कि जो है पॉलिटिकल आउटफिट को देखा जाए जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, इनके पास जो है रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा हैं, वहीं तमिलनाडु, केरल के एटसेट्रा के पास काफ़ी कम हो जाते हैं। अब देखा जाए डिलिमिटेशन, तो डिलिमिटेशन के देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल सोल्यूशन हो सकता है जो प्रोपोर्शनलिटी को रिस्टोर करेगा। यानी प्रोपोर्शनलिटी रिस्टोर करने में तो जितनी परसेंटेज जो है आबादी होगी उस आबादी के अकॉर्डिंग जो है रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए की संख्या तो होनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें जाए तो प्रोपोर्शनलिटी देखा जाए तो कुछ अन्य फैक्टर को भी हमें देखे जाने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो है डिलिमिटेशन कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ, तो ये जो है सबसे पहले जो है देखा गया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952 के इलेक्शन के पहले ये इस्टेब्लिश किया गया और एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी। और इसको देखा जाए तो आगे चल करके इसने जो है 4 बार जो है डिलिमिटेशन किया एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में। बाद में 1976 में जो इमरजेंसी था उस समय लोकसभा की सीटों को फ्रीज कर दिया गया। इसके पीछे का कारण क्या था, उसके पीछे का कारण ये गया था उस समय फैमिली प्लानिंग की पॉलिसी चल रही थी और ये कहा गया कि जो राज्य फैमिली प्लानिंग ज़्यादा अच्छे से करेंगे वहाँ पर जनसंख्या को कंट्रोल किया जाएगा तो उनको जो है इसका डिविडेंड मिलना चाहिए। इसलिए 1976 में इसे 2001 तक के लिए इसे फ्रीज कर दिया गया, जिससे कि जो राज्य बहुत तेज़ी से जनसंख्या जो है बढ़ा रहे हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, जो उसे कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें पनिशमेंट भी नहीं मिलना चाहिए। और ये चीज़ें आगे चली, लेकिन 84th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का 84th अमेंडमेंट हुआ 2002 में 84वां संविधान संशोधन, उसमें जो इस डिलिमिटेशन की जो फ्रीजिंग की प्रक्रिया थी इसे जो है बढ़ा करके 2026 कर दिया गया। यानी कहा गया कि जब जो है ये 2026 तक फ्रीज रहेगा और वैसे भी देखा जाए तो 2031 के पहले संभावना नहीं बनती है, क्योंकि सरकार ने वैसे कहा है कि 2024-25 में डिलिमिटेशन का कार्य कराया जाएगा, लेकिन 2029 में इलेक्शन होगा तो संभावना ये है कि 2029 या उसके बाद ही ये जा करके अप्लीकेबल होगा। आगे देखा जाए तो जो डिलिमिटेशन की सिचुएशन है, अगर 1971 से 2011 के जो जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो 1971 में राजस्थान की आबादी जो थी 25 मिलियन थी, 2.5 करोड़ थी, और केरल की जो है 2.21 मिलियन 2.1 करोड़ थी। लेकिन वही जाकर के 2011 में सिचुएशन बदल गया और राजस्थान की आबादी जो है 25 मिलियन से 68 मिलियन 68 मिलियन हो गया और केरल की 21 मिलियन से 33 मिलियन हो गया। यानी देखा जाए तो केरल का जो है जनसंख्या तेज़ी से बढ़ा है। 2019 के इलेक्शन में देखा गया कि जो उत्तर प्रदेश के एमपी हैं, एक एमपी करीब करीब 3 मिलियन 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं जो है देखा जाए तो एमपी की बात की जाए जो लक्षद्वीप है केवल 55,000 वोटर ही हैं एक एमपी को चुनने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा स्क्यूड है। उत्तर प्रदेश में 30 लाख लोग और लक्षद्वीप में 55,000 लोग मिलकर के एक एमपी को चुन ले रहे हैं, तो ये एक स्क्यूड रिप्रेजेंटेशन है, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो राइटर का ये मानना है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है बढ़ा करके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इनकी संख्या 753 तक हो जानी चाहिए, ऐसा जो है मानना है। लेकिन इसमें भी कहा गया कि जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला हैं, अगर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया ऐसे चलेगी तो होने वाला क्या है कि इनकी जो है रिप्रेजेंटेशन जो नंबर अब सीटें बढ़ेंगी वो 6% बढ़ेंगी, कर्नाटक की 11% बढ़ेगी, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान की जो है 63% सीटें बढ़ जाएंगी। यानी देखा जाए तो फिर यहाँ पर एक स्क्यूड डेवलपमेंट या स्क्यूड जो है प्रोपोर्शनेट की मामला आ जाएगा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल केवल 6% सीटें इनकी, जो कर्नाटक 11%, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के जो है 63% तक बढ़े, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्क्यूड को रिप्रेजेंटेशन को माना जा सकता है। लेकिन पॉपुलेशन के अलावा हमें अन्य कौन से फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए, ऐसा आर्टिकल में डिस्कस नहीं किया गया। डिस्कस में ये बात चलती है कि हमें जो है फैमिली प्लानिंग जो किया, लेकिन अब देखा जाए तो जो हम जन्म दर की बात करते हैं, बर्थ रेट की बात करते हैं, वो तो लगभग पूरे देश में काफ़ी कम किया जा चुका है। तो उसको जो है एक बहुत बड़ा मामला ले करके देखा जाए तो एक डिस्कशन का मैटर है।
और अगर देखा जाए तो इससे आर्टिकल का कहना है कि इससे तमिलनाडु केरल जैसे राज्यों को पनिशमेंट दे दिया जाएगा अगर डिलिमिटेशन इस तरीके से होती है। इसके बाद आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि हमें जो है सीटों को इस तरीके से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो सीटों से बचने के लिए एक ही उपाय बताया गया कि हमें सीटें ही खूब ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। यानी वही बात है जैसे अभी कहा कि 3 करोड़ लोग मिल करके 30 मिलियन जो है मिल करके लोग एक सांसद चुनते हैं उत्तर प्रदेश में और लक्षद्वीप में 55,000। तो ये अगर सीटों को बढ़ाते हैं 848 तक करने के बाद के 848 बढ़ा दिया जाए और जिससे कि इस तरीके से जो स्टेट कोई लॉस कर रहा है सीट वो लॉस न होने पाए ऐसी चीज़ें बचा ली जाए तो इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन वाला जो मैटर है वो जो है इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसके लिए जो है जियोग्राफिकल डिटर्मिनेशन को भी, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, लिंग्विस्टिक हिस्ट्री को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन यही बात है ये एक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, एक राजनेता हैं तो राजनेताओं का यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें होंगी तो इनके घर के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आएंगे, इनके पार्टी का प्रोग्रेस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सांसद विधायक बनेंगे। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ वो आज भी पीछे है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर के कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं किया। बिहार से झारखंड जो है अलग होकर कोई अचीवमेंट नहीं किया। तो ये तो अभी 2000 की बात है, आज 15 नवंबर है। 15 नवंबर 2000 को ही ये तीनों राज्य अलग हुए थे। इन्होंने कोई ऐसा झंडा नहीं गाड़ा है जिससे कहा जा सके कि इन्होंने अपने मदर स्टेट से जो है ज़्यादा जो है प्रगति कर लिया हो। तो अगर हम सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ऐसा प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो एक सिचुएशन देश में ऐसा हो गया है कि पूरे देश में चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सिर्फ एक व्यक्ति उसका हेड है और वही व्यक्ति पूरे देश में अपने पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल कर रहा है। एंटी डिफेक्शन का डर दिखा करके या जो है सांसदों विधायकों की इतनी ताकत नहीं रह गई है कि अपने बल पे चुनाव जीत सकें, इसलिए कहते हैं कि इनको पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतना है, इसलिए वही करते हैं जो पार्टी का पर्सन कहता है। यहाँ पर ये सोचना भी बंद कर दिए हैं। तो चाहे 848 सीटें कर दी जाए, चाहे 8000 सीटें कर दी जाए, चाहे 8 लाख सीटें कर दी जाए भारत में लोकसभा राज्यसभा विधानसभा की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 पर्सन पार्टी है, 1 पर्सन कंट्री जो है भारत बन चुका है। तो इससे का हम बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीटें बढ़ाई जानी चाहिए। हाँ 543 है उसको लगभग 600 तक ले जाया जाए, वही सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आइए अब आर्टिकल पर आते हैं। तो सिक्किम की वॉइस को देखा जाए, कहा गया है कि अगर ऐसा होता है पर डिलिमिटेशन जैसे सिचुएशन चल रही है तो उत्तर प्रदेश का जो है वॉइस बहुत ज़्यादा होगा, जबकि सिक्किम जैसे जिसके पास बहुत कम पॉपुलेशन है उसकी वॉइस जो है दब जाएगी, उसकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसका फिजिकल जो है इम्पैक्ट पड़ेगा डिलिमिटेशन को लेकर के, इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, तो प्रमोटिंग फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म की भारत में बात चलती है तो फेडरलिज्म जो है देखा जाए एक्चुअली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, परंतु भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है एक आदर्श होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म चलते हैं। संघर्ष हम देखते हैं इस सेंट्रल स्टेट में हमेशा चलता आ रहा है और ये संघर्ष जो है भारत की आज़ादी के बाद से ही चल रहा है। तो फेडरलिज्म जो है प्रमोट करने की तो बात की जाती है, लेकिन उसका सीधा मतलब है कि राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया जाए। लेकिन भारत के केस में देखा गया है कि भारत में जब भी राज्यों के पास शक्तियाँ ज़्यादा रही हैं तो विदेशी हमले हुए हैं और भारत कमज़ोर हुआ है, और यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट जब ज़्यादा मजबूत रही है तो भारत पर कोई हमला नहीं कर पाया है। इसलिए इस बात से हम बिल्कुल नहीं सहमत हैं कि राज्यों को पूरी पावर दे दी जाए। राज्यों को पावर होनी चाहिए, लेकिन उनके पास लिमिटेड पावर होनी चाहिए। यूनियन के पास भी लिमिटेड पावर होना चाहिए। अब अगर देखा जाए राज्यसभा की बात, राज्यसभा के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुका कि वहाँ पर जो है प्रोपोर्शनलिटी चलती है, क्योंकि भारत में क्या होता है हर राज्य के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो विधायक होते हैं राज्यों को वही चुनते हैं। जितने ज़्यादा विधायक उतनी ज़्यादा सीटें, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा विधायक उतने ज़्यादा सीटें राज्यसभा में होती है। उत्तर प्रदेश के 31 हैं और जैसे सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के देखा जाए तो केवल एक ही सांसद है। तो ये चीज़ें जो है सिचुएशन देखने को मिलती है, लेकिन इसको जो है हमको नहीं लगता है कि हम अमेरिका जैसा 2 ही विधायक जो है चुना जाए। हाँ, इसके अलावा कुछ और भी समस्याएँ हैं। पहले जो है राज्यसभा के जो मेंबर चुने जाते थे वो अपने ही स्टेट के होने आवश्यक थे, लेकिन अब जो है 2002 के टाइम में अटल बिहारी की जब गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, इसमें एक गलत काम किया और उन्होंने ये नियम ला दिया कि राज्यसभा मेंबर कोई भी व्यक्ति, जिस तरीके से लोकसभा के इलेक्शन पूरे देश से कोई लड़ सकता है, राज्यसभा का भी इलेक्शन कोई व्यक्ति किसी राज्य से लड़ सकता है, उस राज्य का हो या ना हो, उस राज्य से उसको कोई मतलब न हो। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी 2006 में इसको
जस्टिफाई कर दिया। तो फाइनली अब देखा जाए तो एक कानून बन गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो दूसरे राज्य का होता है, यूपी से एक चुनाव लड़ता है, उसको उससे यूपी से कोई लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं करता है, सिर्फ सैलरी लेता है और मंत्री बनता है, मौज करता है। आगे देखा जाए तो हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में देखा जाए तो इसको हम लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो वहाँ जो लोअर हाउस का इलेक्शन होता है वो वोटर के रैंक के अकॉर्डिंग होती है, यानी जो है एक अल्टरनेट जो है प्रेफरेंस दे देते हैं बैटल में कि अगर कोई भी व्यक्ति नहीं जीत रहा है, कोई व्यक्ति मेजोरिटी नहीं पा रहा है, तो उसको हम सेकंड काउंटिंग करेंगे। यानी जैसा देखा जाए तो जो भारत में राष्ट्रपति का सिस्टम है वो प्रोपोर्शनल सिस्टम से ही होता है, और जो लोकसभा, विधानसभा या कोई भी भारत में म्यूनिसिपल या पंचायत इलेक्शन होते हैं वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मॉडल होता है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मॉडल भारत में सिस्टम है, लेकिन राष्ट्रपति के मामले में प्रोपोर्शनल सिस्टम है। तो ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का चलता है, उसमें ये माना जा रहा है भारत में को भी ऐसा अप्लाई करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो कोई भी कैंडिडेट जो 50% से कम वोट पा रहा है उसको विजेता घोषित न किया जाए, और इस चीज़ को माना जा रहा है। लेकिन वो बहुत बड़ा टफ काम होता है। दूसरा देखा जाए फ्रांस में तो वहाँ पर जो डबल 2 बैलेट दिए जाते हैं, और वहाँ पर भी यही सिचुएशन होती है कि जो अगर कोई कैंडिडेट जीत नहीं रहा है मेजोरिटी से, तो फर्स्ट राउंडिंग के बाद सेकंड राउंडिंग का भी उसके पास चॉइस होता है, लोग उसमें अलॉट कर सकते हैं, और जो भी व्यक्ति 1/8 से टोटल वोट का पाया रहता है उसको ही सेकंड प्रायोरिटी में रखा जाता है, फिर काउंटिंग होती है। लेकिन जैसा कि हमने कहा भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अप्लाई होता है, जिसमें ये रिप्रेजेंट होता है कि कोई व्यक्ति जितना वोट पड़ा है उसमें सबसे ज़्यादा कोई व्यक्ति अगर किसी मतदाता कंपेरिजन जो पाए उसको हम विजेता घोषित कर देते हैं। वोट काउंटिंग में आसानी होती है और सारे अन्य प्रक्रियाओं के हिसाब से भी ये काफ़ी आसान होता है। हैविंग मोर स्टेट, भारत में एक और आर्गूमेंट दिए गए जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि भारत में बहुत ज़्यादा स्टेट बनाए जाने चाहिए। स्टेट का मतलब यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जैसे देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट में कैलिफोर्निया जो है वहाँ पर जो है करीब पॉपुलेशन 39 मिलियन है, वहीं अन्य राज्यों की आबादी जो है केवल 5 to 6 मिलियन है। भारत में देखा जाए तो करीब 22 राज्य ऐसे हैं जिनकी आबादी 5 to 6 मिलियन से ज़्यादा है। तो हमें इनका कहना है कि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा राज्य बनाने चाहिए, जैसे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सेटअप किया 1953 में कि और भी ऑर्गेनाइज किए जाए। उस समय 14 लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरी 1953 में बनाए गए थे। लेकिन अब मानना है राइटर का कि प्रेजेंट टाइम में जो 29 स्टेट हैं, लेकिन 29 हैं एक्चुअली भारत में प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो 28 जो है राज्य बढ़ा करके 50 या 75 कर देने चाहिए। और इनका मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये बहुत से, असम जैसे राज्यों को तोड़ करके बहुत सारे राज्य बना देने चाहिए, छोटे छोटे राज्य। वही बात होगा, सबका पेट भरने का बात है। सब हज़ार जो है अब जो है 75 राज्य होंगे तो 75 मुख्यमंत्री, 75 राज्यपाल, 75 प्रकार के मंत्री होंगे, तो इन लोगों का मज़ा आ जाएगा। ये इनका मेन पर्पज है। हमें नहीं लगता है कि इसको करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो बुंदेलखंड, गोरखालैंड, जम्मू, कारूनाडु, कोंडूनाडु, मिथिला, सौराष्ट्र, तुलुनाडु, विदर्भ, पूर्वांचल का नाम नहीं लिया गया है, पूर्वांचल भी होता है। और अभी तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो और भी राज्य के फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे क्या होता है कि रीजनलिज्म को बढ़ावा मिलता है और नेशनलिटी को खतरा बढ़ता है। आगे देखा जाए तो जो स्टेट हैं इन्हें जो है एक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी बनाए रखनी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को हम मेंटेन कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। आगे देखा जाए भारत में करीब करीब जो भारत की जो अर्बन सेटलमेंट है करीब 8000 से ज़्यादा अर्बन सेटलमेंट हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर जो है मेयर की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा, ये तो ज़्यादा है लेकिन फिर भी राइटर का मानना है कि ये कम है और जो है कई जो है 100 और भी होने चाहिए। भारत में देखा जाए तो जो ये सेंसस टाउन है इनके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन से जो है डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन इन्हांस होती है, ये बिल्कुल सही है। और मेरा स्वयं मानना है कि जो राज्यसभा के इलेक्शन है उसे जो है डायरेक्ट जो है इलेक्शन के माध्यम से होना चाहिए। और एमएलसी का चुनाव तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। भारत में 6 राज्य में केवल एमएलसी का इलेक्शन होता है, उसे खत्म कर देना चाहिए, केवल एमएलए का इलेक्शन होना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो जो कुछ क्रिटिकल फैक्टर की बात करें तो जैसे जो म्यूनिसिपालिटी है इनका काम है पंचायतों का अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, फायर, लैंड यूज,
रेगुलेशन स्लम और एक्सेट्रा दिए गए, जो 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और 73rd अमेंडमेंट एक्ट में जो है ग्राम पंचायतों के इन्हांसमेंट की बात की गई थी। देखा जाए तो अगर हम लोकल डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन बढ़ाते हैं तो भारत सरकार तो बढ़ा ही रही है, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो पैसे जो है गायब कर दिए जाते हैं बीचों बीच में, तो उसे जो है लूप होल को बचाने की ज़रूरत है, और ये जो है काफ़ी अच्छे से हमारा देश का सिस्टम चलाया जा सकता है इतने ही संसाधनों में, इतने ही MP MLA में। और ये जो है मैं आर्टिकल के इस राइटर से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो अगर देखा जाए तो ये था हमारा आर्टिकल। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रिमिशन ऑफ डायबिटीज डिजायरेबल बट नॉट इसेंशियल। आज एक्चुअल में देखा जाए तो 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर जो है ये आर्टिकल आया हुआ है, और ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत जो है डायबिटीज़ का हब बनता जा रहा है। तो ये जो है बहुत आवश्यक है, यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस जो है क्रिएट किया जाए लोगों में, और लोगों को जागरूक बनाया जाए, लोगों को हेल्थ स्टेटस बताया जाए और किस तरीके से हम बच सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे जो प्रो एंड कॉन्स हैं, जो है हमारे जो है रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ की बात करेंगे कि क्या डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है कि नहीं, उसे रिवर्सल की कंडीशन की जा सकती है या नहीं। तो फर्स्टली देखा जाए तो जो टर्म रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ है ये एक्चुअल में इनकरेक्ट है, साइंटिफिकली ऐसा संभव नहीं है। अगर एप्रोप्रिएट टर्म की बात कीजिए तो रिमिशन ऑफ डायबिटीज़ की हम बात कर सकते हैं। क्योंकि रिवर्सल का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गया तो दवा के माध्यम से हम परमानेंटली उसे ठीक कर देंगे और नॉर्मल व्यक्ति हो जाएगा, जो कि ऐसा एक्चुअल में देखा जाए तो अचीव करना संभव नहीं है। वहीं रिमिशन की बात कीजिए तो रिमिशन का मतलब होता है एक व्यक्ति जो है टेम्पररली जो है डायबिटीज़ उसका ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद उसको हो सकता है डायबिटीज़ हो जाए। इन दोनों में मतलब अंतर क्या है? अंतर का मतलब ये है जो है काफ़ी ज़्यादा जो हम कंप्रहेंसिव तरीके से देखेंगे कि रिमिशन और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है। इसको हम एग्जाम आगे देखा जाए तो डायबिटीज़ देखा जाए तो एक सिंगल कंडीशन नहीं है, एक्चुअल में इसमें देखा जाए तो बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। तो रिमिशन ऑफ डायबिटीज़ का मतलब ये हो गया कि जो मोस्टली जो है लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। अगर देखा जाए तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिमिशन जो है इज़ वेरी अनलाइकली टू अकर। टाइप फर्स्ट में तो ये संभव ज़्यादातर नहीं दिखता है, लेकिन टाइप सेकेंड में हमको दिखता है। अब देखा जाए तो जो टाइप सेकेंड होता है क्या उसमें भी हम ये अचीव कर सकते हैं रिमिशन की कंडीशन? तो अगर देखा जाए कुछ डायबिटीज़ जो है रिवर्सल प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिनको क्लेम करते हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो कुछ हद तक जो है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हम देखा जाए जो इंडिविजुअल पर्सन है जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसको देखा जाए तो रिमिशन को अचीव करने की संभावना उसमें ज़्यादा दिखती है। और इसके लिए जो है कुछ आइडेंटिफाइड लेटर के यूज किए जाते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जिसके हम कहते हैं ABCDE। तो ABCDE में जो है ए का मतलब होता है A1C यानी ग्लिसरेटेड हेमोग्लोबिन। इसमें क्या करेंगे हम, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए बॉडी में। बी का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स यानी बॉडी का वेट से रिलेशन है, और यानी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति को मास जो है शरीर में द्रव्यमान नहीं होना चाहिए। अगर रिमिशन संभव नहीं है तो उसे वेट लॉस करना पड़ेगा, वेट लॉस करके वो रिमिशन की तरफ जा सकता है। सी का मतलब पेप्टाइड, तो यानी देखा जाए तो इंसुलिन सेक्रेशन से रिलेटेड है। अगर किसी व्यक्ति में इंसुलिन का सेक्रेशन अच्छे से अमाउंट में हो रहा है तो भी रिमिशन को प्राप्त कर सकता है। तो ये देखा जाए तो कुछ चीज़ें हैं, इसका मेन पर्पज़ क्या है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है जो डायबिटीज़ की उससे हम बच सकते हैं। डी का मतलब है ड्यूरेशन, तो डायबिटीज़ का ड्यूरेशन क्या होगा, तो इसमें जो है चांसेस वगैरह को देख सकते हैं कि उसके चांसेस कितनी है रिमिशन की। और ई का मतलब होता है इंथुजियास्टिक इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल जो है अपने स्तर पर कितना एक्टिव है, कितना जो है फिटनेस पर काम कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमको जो है रिमेंबर करने की ये चीज़ें जो है जानने की आवश्यकता है। जो अवेयरनेस की असली बात है कि जो डायबिटीज़ है अगर वो रिवर्सल नहीं हो पाएगा तो संभव नहीं, लेकिन जो रिमिशन हो रहा है उसका मेन पर्पज़ ये है कि अगर वो रिमिशन हो रहा है यानी कुछ किसी व्यक्ति का डायबिटीज़ ठीक हो गया लेकिन 2-3 महीने बाद हो गया, वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। जो बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब बहुत और सारी उसके वजह से बीमारियाँ हो जाती हैं, तो वो चीज़ें नहीं होगी, तो व्यक्ति के जो है स्वास्थ्य को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आगे देखा जाए व्हाट अबाउट दोज हु कैन नॉट अचीव रिमिशन, लेकिन अभी भी बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो है रिमिशन को अचीव ही नहीं कर पाए, शुड दे बी डीहार्टेंड, तो क्या उन्हें जो है हृदयाघात होने का आवश्यकता है, बहुत दुखी होने का आवश्यकता है? तो डेफिनेटली नहीं। क्यों? अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, और ऐसा जो है पाया गया है कि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन हाँ इसमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमको देखना
की आवश्यकता है। और डायबिटीज़ को देखा जाए तो जैसे हमने कहा कि रिटर्न हो जाते हैं तो फिर से उनको कुछ महीने बाद हो जाता है, लेकिन इसका फ़ायदा यही है कि वो जो है बहुत ज़्यादा सीवियरिटी से जो है नहीं जूझते हैं, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स इशू उनको नहीं होता है। लीडिंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, अगर बात में देखा जाए तो बहुत अगर हमें हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जीना है तो वही बात है, ABCD का फार्मूला अपनाना होगा। A फॉर A1C यानी ग्लिसरेटेड हेमोग्लोबिन जो है 7% से कम होना चाहिए, मेनली जो देखा जाए 6.5% कम होना चाहिए। B मतलब ब्लड प्रेशर 130 से 80 मिलीमीटर प्रति जो है मरकरी की स्केल पर प्रति मरकरी स्केल पर होना चाहिए, जो कि हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। C का मतलब कोलेस्ट्रॉल, जो LDL कोलेस्ट्रॉल है वो भी 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, या जो है कम से कम 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। D का मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए, व्यक्ति को एक्सरसाइज डाइट वगैरह पर ध्यान देने की आवश्यकता है और डॉक्टर से प्रॉपर जो है सलाह लेता रहे, तब जाकर के वो अपने आप को बचा सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति ABCD का जो फार्मूला है उसे मेंटेन करता है तो इसकी संभावना है कि जो है काफ़ी ज़्यादा दिन, तो 50-60 तक का उम्र तक हो या उससे ज़्यादा तक वो सर्वाइव कर सकता है या उससे ज़्यादा की ज़िंदगी जी सकता है। तो जिसकी जो लाइफ है, यानी देखा जाए जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, एक्चुअल में ये क्या करता है, कॉम्प्लिकेशन फ्री लाइफ की बात करते हैं। यानी हम जो है डायबिटीज फ्री की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन फ्री लाइफ की बात हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डायबिटीज होता है अगर वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाता है तो उसकी वजह से और भी बीमारियाँ होती हैं, जैसे ब्लाइंडनेस होता है, व्यक्ति अंधा हो जाएगा, इम्प्यूटेशन हो जाएगा, हार्ट अटैक होगा, स्ट्रोक होगा, किडनी फेलियर हो जाएगा, इम्पोटेंट हो जाएगा, व्यक्ति नपुंसक भी हो सकता है, इतनी तक की बातें आती हैं। तो ये जो है व्यक्ति इससे बच सकता है। अब देखा जाए डाटा की बात करें तो भारत में जो है अकॉर्डिंग टू ICMR INDIAB का जो स्टडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डायबिटीज़ इंडिया डायबिटीज़ का, वो लोग ये पाते हैं कि भारत में करीब करीब 101 मिलियन करीब 10 करोड़ से ज़्यादा जो पीपल ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है, और 136 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं, यानी 13.6 करोड़ तो ऐसे हैं जिनको प्री डायबिटिक सिचुएशन में हैं। तो जो प्री डायबिटिक सिचुएशन में वो प्रिवेंशन कर सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल अगर इसमें ध्यान दें तो वो बच सकते हैं, और अपनी स्पेशली उनको अपने लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना होगा, उन्हें चेंज करना होगा, तब जाकर के वो बच सकते हैं। उनके लिए वही फार्मूला है, ABCD के गाइडलाइन को फॉलो करें। आगे देखा जाए तो अगर जिन लोगों को जो है भारत में डायबिटीज़ फ्री, इवन दो वी मे नॉट बी एबल टू मेक इंडिया डायबिटीज़ फ्री, जैसा कि हमने कहा भारत में डायबिटीज़ फ्री नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हम डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन फ्री इंडिया बना सकते हैं। तो इसलिए जो है आज जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है 14 नवंबर। इस पर जो है एक व्यक्ति को रूप में हर व्यक्ति को इसको ध्यान देने की आवश्यकता है, एक पूरे फैमिली को, समाज को, स्टेट को, पूरे नेशन को इस बात को अवेयरनेस की आवश्यकता है कि हम इस ड्रीम को, डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन फ्री इंडिया का एक ड्रीम जो है उसे अचीव करने की तरफ हमें तत्पर होना चाहिए, तभी जाकर के हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये था आज का आर्टिकल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।